गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत बज़ाहिर किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ख़त्म हुई है या नहीं हुई है इसमें भी इबहम है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बातचीत की रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें बातचीत के नाकाम होने का पस मंजर बताया गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन किन किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है और किन किन नुकात पर इख्तलाफ बरकरार रहे, पहले इस पर एक नजर डालते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन इलेक्शन एक दिन करवाने पर इतफाक हो गया। इलेक्शन से कबल पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतों के क़याम पर भी इतफाक हो गया। फरीकैन ने इंतखाबी नताइज कबूल करने पर इतफाक कर लिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन इलेक्शन की तारीख पर इख्तलाफ बरकरार रहा। तहरीक इंसाफ 14 मई से कबल असम्बलीज की तहलील चाहती है। हुकूमत 30 जुलाई को असम्बलियां तहलील करना चाहती है। तहरीक इंसाफ जुलाई के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन चाहती है। हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन के इनेकाद की ख्वाहिश रखती है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत पर हुकूमत का बज़ाहिर जो एक तासुर था वो बहुत पॉजिटिव था। जो अभी खबरें ज़राए के थ्रू आई वो यूजली हुकूमती हलकों से आई। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने क्या कहा, पहले ये देखिए। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए। तो इन चीजों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। बज़ाहिर कुछ लोगों की तरफ से ये तासुर दिया गया कि बातचीत में कोई पेशरफ्त शायद अंदरूनी कहानी है नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये कह रहे थे कि इनसाइड इनडोर हमारी बहुत सारी बातचीत हो गई। इमरान खान ने यह कहा है कि हुकूमत इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से मुल्क का आइन तबाह करना चाह रही है, इसलिए कौम हफ्ते के रोज अदलिया से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकले। जरा देखिए। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं। ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती दिखाएं। फॉर्मर मिनिस्टर एंड PTI के सीनियर मेंबर असद उमर साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असद साहब, पहले तो ये कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं या ख़त्म हो चुके हैं? मुज़ाकरात तो अब ख़त्म हो गए, जैसे आपने भी बताया इब्तदाइये के अंदर कि तहरीक इंसाफ ने उसकी जो खुलासा है कि उसका नतीजा क्या निकला वो कोर्ट के अंदर जमा करा दिया है। अब फिलहाल तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो एक तासुर ये है कि अभी बातचीत हो रही है, ये फिर गलत फहमी है? जी, अभी बिल्कुल जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें जहाँ पर आ गए थे तो वो एक तारीख के ऊपर, बाकी तो तमाम चीज़ों के ऊपर बात इत्तेफाक राय हो गया था। तारीख के ऊपर जो है वो इत्तेफाक राय नहीं हुआ, और हमें सच्ची बात है समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या पोजीशन ले रहे हैं। कि देखें, ये जो तमाम पिछले 2 माह से मुल्क के अंदर एक तूफान खड़ा हुआ है, 2 माह से भी ज़्यादा हो गए, तकरीबन 3 माह से असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इलेक्शन हुकूमत करवाने को तैयार नहीं है। वो तमाम जो बातें बोली गई थी उसका महवर ये था कि अगर पाकिस्तान में एक दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो उससे मुल्क की तबाही आ जाएगी। ये था बयानिया इनका। उस बयानिए के अंदर ये कहीं भी नहीं था कि जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में या जून के महीने में इलेक्शन जो है वो एक कोई बेहतर होता है या ख़राब होता है। तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा, और इमरान खान क्योंकि बड़े लीडर हैं इसलिए बड़े फैसले करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया, और एक जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट इंडोर्स कर चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट 2 दफा इंडोर्स कर चुका है। उन्होंने कहा मुल्क को एक बड़े बहरान से बचाने के लिए हम उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो एक दिन के इलेक्शन के लिए तैयार थे। तो जब ये इसके ऊपर बातचीत हो गई थी तो सच्ची बात है उसके बाद तो अगले 2-3 दिन के अंदर असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए। इन्होंने तो फिर भी हमारी मुज़ाकराती टीम ने उनको कहा कि जी अच्छा चले आप 2 हफ्ते और लगा लें और 2 हफ्ते के अंदर जाके तहलील कर दें। तो मेरी समझ से बाहर है कि जब हुकूमत यहाँ तक पहुँच गई है और ये फैसला कर चुके हैं
तो अब क्यों रोका जा रहा है? शायद अंदर में उनकी भी कोई कश्मकश हो, कुछ लोग चाहते हैं। ये हमारी मुज़ाकराती टीम का भी जो उनका तज्जिया था वो यही था कि उनका जो कोलिशन है, बहुत बड़ा एक कोलिशन है, उसके अंदर इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पर फैसला साजी करने के अंदर मुश्किल आ रही है। सो जो मुज़ाकराती टीम से आपकी ज़ाहिर बहुत सारी एक तासुर मिल रहा होगा कि क्या संजीदा है हुकूमत या नहीं है, तो यही तासुर था कि ये जो टीम है ये इस हवाले से संजीदा है और फुल मैंडेट के साथ है। डिवाइडेड है जी, वो यही तो मैंने आपसे कहा ना कि तासुर उनको जो मिला वो ये है कि इन मुज़ाकरात के पीछे तमाम पीडीएम नहीं खड़ी, और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आप मरियम नवाज की बयानात देख लें, आप ख्वाजा आसिफ की तकरीरें सुन लें, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो बातें की हैं, तो वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पीडीएम के अंदर कोई इत्तेफाक राय इस चीज के ऊपर मौजूद नहीं है। कमर ज़मान कारा साहब ने ये बात कही कि यहाँ तक बात फाइनलाइज हो गई थी कि हम कह रहे थे कि सितंबर कि आप लोग कह रहे थे सितंबर का फर्स्ट वीक और वो कह रहे थे कि सितंबर का लास्ट वीक, ये बात ठीक है? नहीं जी, हमें जो आज बताया हमारी मुज़ाकराती टीम ने, तो ये बात तो नहीं हुई थी हमारी। तो ये पोजीशन ये थी या पोजीशन है कि 14 मई तक तहलील करें, और उसके बाद वो 54 दिन का प्रोसेस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मिनिमम प्रोसेस रिक्वायर्ड है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। आप 2 महीने लगा लें उसको, तो वो तकरीबन 2 महीने से कुछ कम, तो वो पहला हफ्ता बनता है जुलाई का या दूसरा हफ्ता बनता है जुलाई का। सो अब हम ये समझे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब जी देखें कोर्ट भी कैसे रिएक्ट करता है। क्या कोर्ट जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है आपने मुज़ाकरात की, अब नहीं फैसला कर सके तो ठीक है, वो उन्होंने तो जजमेंट दी भी है, उन्होंने तो 14 मई का फिर डिसीजन इंप्लीमेंट करवाना है। क्या कोर्ट ये कहता है या कोर्ट देख के ये कहता है कि जी आपकी तो पेशरफ्त हुई है, आपका उसूल के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, तारीख पे इत्तेफाक नहीं है तो दोबारा कोशिश करें। वो जाहिर है हम नहीं कह सकते, वो तो कोर्ट ही बता सकता है कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। आसिफ साहब, जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम थी, आपके ख्याल से उसमें कुछ और लोग भी होने चाहिए थे क्या? फॉर इंस्टेंस व्हाई वर यू नॉट देयर, या कोई और जो इकॉनमी के हवाले से गाइडलाइंस देते, जैसे दूसरी तरफ से ये बात बार बार IMF के हवाले से की जाती है, या जानबूझकर एक सिर्फ छोटी सी 3 रुकनी टीम बनाई गई? नहीं, छोटी तो नहीं है, 3 रुकनी टीम अच्छी है। देखिए आप वहां पे मुज़ाकरात के लिए 3 लोगों को बिठाएं या 13 लोगों को बिठाएं, नुक्ते नजर पे एक ही आना है। वो हमारी पार्टी में वो प्रॉब्लम तो है नहीं कि इनका जो मुख्तलिफ पार्टी है ना, तो वो इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। और इवन मुस्लिम लीग नून इतनी बुरी तरीके से डिवाइडेड है कि ये नहीं समझ में आता कि कौन जो है वो फैसले कर रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये प्रॉब्लम है कोई नहीं, तो कौन बैठा था, कितने लोग बैठे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक IMF वाला की बात है, तो ये बात हमें पहले तो कही जाती थी कि वो IMF का एग्रीमेंट जो है वो पिछले साल ये कहा जाता था कि जी देखिए IMF का एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाए तो चंद दिन रुक दें तो फिर उसके बाद इलेक्शन करा सकते हैं। अब उस बात को 1 साल गुजर चुका है और हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं कि हम IMF के मुआहदे का इंतजार कर रहे हैं। तो IMF का मुआहदा जो है वो तो बिल्कुल सानू नहर वाले पुल पे बुला के सोना माई पता नहीं कितने रह गया, तो IMF का मुआहदा तो किधर नहीं नजर आ रहा। उसके इंतजार में बैठे रहे तो आपको तो आइन का सत्यानाश करना पड़ेगा अपने। हो क्या रहा है IMF से? आई एम श्योर आपके वहां सोर्सेज होंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? देखिए जाहिर है कोई बराह रास्त ऑफिशियल चैनल तो नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 7 लोगों के काम किया हुआ होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मिलते रहते हैं जानने वाले लोग जो वहाँ पे जाते हैं, तो बुनियादी उनकी तरफ से ये IMF का नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है इस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इसलिए वो फैसले कर लेते हैं जो बिल्कुल मायदा जो करने वाला होता है उसकी स्पिरिट के खिलाफ होता है। फिर वहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये हुकूमत जिसके टाइम ही सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, तो पूरा आइनी प्रोसेस मुकम्मल भी हो, 11 अगस्त तक भी चल जाए तो चंद हफ्ते ही बाकी बचे हुए, तो क्या एक मानी खेज मायदा हो सकता है किसी ऐसी हुकूमत से? फिर उनको ये भी नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर सियासी माहौल क्या है, उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होता है फ्री एंड फेयर, तो अगली हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की बननी है, तहरीक इंसाफ टेबल पर नहीं बैठा हुआ। तो ये तमाम अनसर्टनिटीज, तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से IMF का एग्रीमेंट भी नहीं हो रहा। हम बेतहाशा फैसले कर भी चुके हैं IMF का एग्रीमेंट करवाने के लिए,
मुल्क के अंदर हमने महंगाई की ऐसी लहर फैलाई है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी ना किसी ने देखा ना सुना। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस वक्त अफरात-ए-ज़र की महंगाई की शरह हुई भी है। कारोबार सत्यानाश हो गए हैं। अभी एक्सपोर्ट के जो नंबर्स आए हैं बरामदात के, वो तो हौलनाक नंबर है। 26% एक्सपोर्ट्स कम हुई हुई है अप्रैल में पिछले साल की निस्बत। तबाही है, जिस तरफ आप देखें इस वक्त मईशत की तबाही है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये जो भी फैसले कर रहे हैं पीडीएम में बैठे हुए, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये सिर्फ मुल्क की मईशत की तबाही और लोगों की जिंदगियां मुश्किल नहीं हो रही, इसकी वजह से उनकी सियासत तबाह बर्बाद होकर रह गई है। तो मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये कौन फैसले कर रहा है उनके और कौन इनको तजवीजें दे रहा है। एक वजह जो बताई जा रही है वो मरियम नवाज ने खुद ही बताई है। वो कहती हैं कि वो तकर्रुरी का मसला है, सितंबर की तकर्रुरी का मसला है। क्या यही तासुर मिला मुज़ाकराती टीम को भी कि किसी सूरत इलेक्शन लेके जाना है नई चीफ जस्टिस के अंडर? अच्छा, ये कोई आर्मी चीफ के जो अपॉइंटमेंट करनी है प्राइम मिनिस्टर ने, वहां पे तो पता है, हमें आज पता है कि किस तारीख को काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बन जाएंगे। और तो वहां पे ये क्या है कि हुकूमत बदलेगी तो कोई और चीफ जस्टिस बन जाएगा। भाई चीफ जस्टिस तो उन्होंने ही बनना है, उसी तारीख को बनना है, तो उसमें तकर्रुरी का क्या सवाल है उसके अंदर आ गया। हाँ, इन लोगों की क्या हमें सुनने को मिलता है? जी बिल्कुल सुनने को मिलता है। इनकी तरफ से ये सुनने को जरूर मिलता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए इलेक्शन होने से पहले। लेकिन मुझे यकीन है कि काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद कोई गैरहानी काम नहीं करना। तो ये पता नहीं क्या उनसे तवक्को लोग आके बैठे हुए, मेरी तो मन तक इसकी समझ में नहीं आती। जो कुछ हो रहा है, देयर मस्ट बी सम मेथड टू इट। अभी ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, एक दफा फिर आपको उसकी कुछ स्टेटमेंट सुनाते हैं। लेट्स वॉच दैट। दो आईनी अदारे जो हैं वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम टेरिटोरियल जो ट्रेस पासिंग जो है, वायलेशन जो है, उसके खिलाफ है। हम उनकी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, वो हमारी टेरिटरी पे वायलेट ना करें, बल्कि जब भी हमारी टेरिटरी वायलेट हुई है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल उन कोर्ट्स ने दी हुई। जब भी आइन वायलेट हुआ है उसके ऊपर अंगूठे जो है जजेस ने लगाए हैं। सारे हाउस की कमेटी बनाई जाए एंड लेट्स सॉर्ट इट आउट कि हमने क्या करना है। कोई ऐसी चीज हम नहीं करना चाहते जिससे आइन की जो वायलेशन हो। हम फ्रेमर है आइन के, हम अपनी तख्लीक को भी वायलेट ना करेंगे, ना होने देंगे। सो डिफेंस मिनिस्टर ने मुसलसल तकरीर करके, दीगर लोगों ने, मरियम नवाज ने जलसों में ये एक तासुर बना दिया है कि ये आप जुडिशरी वर्सेस पार्लियामान है, कौन सुप्रीम है, ये आपकी डेमोक्रेसी की एक जंग है। ये आपके ख्याल से ऐसे ही उन्होंने ये बात शुरू की है या एक्चुअली दे विल गो ऑल द वे आउट कि इलेक्शन को रोकें? अच्छा, आप मुझे बताएं ना कि अगर आपको मैं बिठा दूं इनकी जगह पे और आपको 70% पाकिस्तान जो है वो कह रहा हो कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आपको आइन तोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा हो, तो आप क्या बातें करेंगे टीवी पे आके और आपकी तकरीरों पे क्या करेंगे? आप भी ऐसी बातें करेंगी ना जिसका ना गुसार होगा ना पैर होगा। तो वो बेचारे जिस अपने फैसले को दिफा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बयानिया बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी तो ना कोई सर होना है ना कोई पैर होना है। जैसे अभी आप देख रहे हैं उनका, वो कहते हैं हम आइन तोड़ने नहीं देंगे, और ये बात कह रहे हैं आइन तोड़ते हुए कह रहे हैं कि हम आइन तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने बड़ी मिसालें दी कि अदलिया ने माजी के अंदर बड़े खराब फैसले किए, गैर जमहूरी गैर आईनी फैसले किए। बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं वो, लेकिन मेरे भाई उसका क्या ताल्लुक है जो इस वक्त फैसला हो रहा है? इस वक्त फैसला तो हो रहा है कि हुकूमत जो है वो आइन तोड़ना चाहती है और अदलिया आइन तोड़ने नहीं दे रही। इस वक्त तो जो इनकी शिकायत है ख्वाजा आसिफ की, जो बड़ी जायज शिकायत है माजी के बारे में, उस शिकायत का अजाला कर रही है कोर्ट। और लेकिन इसके साथ तौहीन पार्लियामान का कानून लाने की बात हो रही है। पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट तलब करती है तो हुकूमती एहलकार कह रहे हैं हम नहीं करते, हम क्यों दें अपना रिकॉर्ड। सो ये एक्शन वाइज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि वो उन्होंने आइन तोड़ने का फैसला कर लिया है। जब उन्होंने आइन तोड़ने का फैसला कर दिया, और ये मैं पहले से कहता था, जब आइन टूटेगा तो फिर सिर्फ एक शिक नहीं टूटेगी, फिर जिसका जो दाव लगेगा, जो शिक तोड़ सकता है उसने तोड़ना है। आइन के अंदर ये भी बिल्कुल वाज़ेह तरीके पे लिखा हुआ है कि ये जो तमाम तकारीर हो रही है जजेस के खिलाफ, ये नहीं हो सकती। ये भी आइन की वायलेशन है, ये भी आइन से इनराफ है। सो डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा रिस्ट्रेंट दिखाया है? उन्होंने अलाउ किया है कि यहां तक बात पहुंचे?
जी, मेरे ख्याल में देखें, उसको दो तरीके देखने के। एक तरफ तो ये है कि उन्होंने बड़ी बुर्दबारी, बड़े तहम्मुल का अपना मुजाहरा किया है। मुल्क में अंदर इस वक्त सियासी तनाव इतना ज्यादा है, इतना बड़ा बहरान मुल्क के अंदर खड़ा हुआ है। बार बार मैं बोलता हूँ 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान ने देखा ही नहीं। उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जलती के ऊपर तेल ना डाला जाए, तो उस लिहाज से तो काबिल कदर है। लेकिन उसकी वजह से हुआ ये है कि ये एम्बोल्डन हो गए। ये जो है ना, जिसको आसान अल्फाज में स्ट्रीट लैंग्वेज में वो ये चौड़ हो गए। ये कह रहे हैं कि जनाब हम जितना मर्जी जलील करें, हम इनको जितना इनके खिलाफ झूठ बोलें, जितना हम इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, जो मर्जी करें, इन्होंने तो आगे से कुछ करना नहीं, तो चढ़ दौड़ो इनको। ना इनके अहकामात मानो, ना आइन देखो, ना कानून देखो। तो मेरे ख्याल में अगर कहीं ना कहीं एक लाइन खींच दी जाए और एक हद से आगे ना जाने दिया जाए। देखिए, इमरान खान ने ये बात करते हैं लाडला कौन है। अभी हम जरा सा देखें ना, कौन है लाडला या लाडलियां कौन है इस वक्त मुल्क के अंदर अदलिया के सामने। इमरान खान ने एक जुमला बोला एक सेशन जज के बारे में, और ये कहा कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। एक जुमला उन्होंने बोला, तौहीन अदालत का उनके ऊपर केस हो गया। मैंने तकरीर की, उस तकरीर के अंदर सिर्फ मैंने गिला किया, शिकवा किया अपने कोर्ट के अंदर, कोई उनके खिलाफ बात नहीं की। तौहीन अदालत का केस हो गया मेरे ऊपर। यहां पर जजेस का नाम ले लेके उनके ऊपर बदतरीन इल्जामात लगा दिए गए और कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई तौहीन अदालत का केस नहीं बन रहा। तो इस वक्त तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि लाडले और लाडलियां कौन है। लेकिन जब लाडले लाडली की बात होती है तो ऑब्वियसली इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ होता है। एस्टैब्लिशमेंट से तो आपके ताल्लुकात कैसे हैं? नहीं, मैं तो लाडले लाडलियों की बात कर रहा था जो तकरीरें कर रहे हैं इनके खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है इस वक्त, ना अच्छे हैं ना बुरे, कोई ताल्लुकात ही नहीं। तो दूर दूर तक आप लोगों के लाडले होने का तो अभी कोई आसान नजर नहीं आ रहे। ना होना चाहिए, ना कोई सियासी पार्टी और सियासतदान जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के लाडले होने चाहिए। नवीद कमर ने एक कौमी असेंबली के अंदर तकरीर की है, बहुत बहुत अच्छी तकरीर। कम से कम एक क्लिप मैंने उनका कोई 1.5 मिनट का क्लिप देखा है। बहुत ही एक आदमी जो गुजर के आया है पाकिस्तान की सियासी मराइल से, वो उसकी तकरीर थी। और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि अगर आप ये सब करेंगे और आप हरदर्मी का मुजाहरा करेंगे और आप बोलेंगे कि बस मैंने छोड़ना ही नहीं है और मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो फिर फायदा ना आपको होगा ना उनको होगा, फिर किसी और को होगा। असद साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि आइंदा जो भी इलेक्शन होगा उसको कबूल भी करना है। ये क्यों खास तौर पे ये बात कही गई है? क्या खदशा है कि आप लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे दोबारा? पता नहीं जी, हमें कोई पाकिस्तान का ओपिनियन पोल इस वक्त ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि तरीके इंसाफ आसानी से बासानी अगला इलेक्शन जीतने वाली है। तो पता नहीं कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से तो नहीं हो सकता, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा धांधली बना करने का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसके लिए कोई खदशा हो, वरना तो कोई तहरीक इंसाफ से इस बात जो सिस्टम है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो तरीक़ाकार है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, आपके ख्याल से धांधली नहीं होगी? देखिए, धांधली मेरे ख्याल में बिल्कुल कोशिश की जाएगी। जो सूरत हाल है, जो अभी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, उसमें धांधली करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं। हमारे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो उस लेवल के ऊपर है कि उस धांधली की कोशिश के बावजूद हमें ये इलेक्शन जीतना चाहिए। हमने जो पंजाब के असेंबली के जो इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन लड़े, उसके अंदर पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ था और उसके बावजूद 75% सीटें हमने जीती। राइट। सो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, ये भी बात हुई वहाँ पर कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इलेक्शन में जाने के लिए आइन की तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए हम पार्लियामेंट में वापस आने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से भी कोई डिसाइड किया गया है कि क्या करना है? ये इलेक्शन में जाने के लिए आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अब आप इस स्टेज पर आके एक दिन पे सारे पाकिस्तान में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तरमीम की जरूरत है। वरना तो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के इलेक्शन तो भी हो जाने चाहिए, उसमें कोई आइन की रुकावट नहीं है, कोई तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्शन अभी ना हो और तमाम मुल्क के अंदर इलेक्शन एक दिन में हो, तो वो जाहिर है 90 दिन की जो आइन की बंदिश है उसको तजावुज करती है। और उससे ये ना हमारे पास इख्तियार है, ना तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार है, ना ये इख्तियार PDM के पास है, ना ये इख्तियार अदलिया के पास है
कि वो फैसला कर दे कि अच्छा ठीक है जी आइन पे अमल दरामद ना करो। तो इसलिए अगर ये इत्तेफाक राय होता है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो तरीक़ेकार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक आइन में एक दफा की वन टाइम अमेंडमेंट की जाए, तरमीम की जाए और उसके थ्रू सैंक्टिफाई किया जाए या उसके थ्रू इसको कानूनी शक्ल दी जाए, ये जो फैसला किया जा रहा है। सो पार्लियामान में आने का तरीक़ाकार कैसे आप करेंगे? अंडरस्टैंडिंग से करेंगे? क्या तरीका होगा उसका? पार्लियामान में अभी तो आपको पता है ना कि कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी जो रूलिंग, इस वक्त डी नोटिफिकेशन सस्पेंड हुई है। तो अभी ये सब जुडिस है, ये मामले हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। और क्योंकि स्पीकर साहब से हमने डिटेल्ड इंटरव्यू किया, उसमें वो बड़े वाज़ेह तौर पर उनको लगता है कि कोई तरीक़ाकार नहीं है आपके वापस आने का। वो कहते हैं मैंने एक से स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, स्पीकर साहब की जरा तकरीरें निकालें ना, स्पीकर साहब की वो तकरीर जरा चलाएं, पता नहीं आपने प्रोग्राम में चलाई या नहीं चलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब तक ये फर्दन आके मेरे सामने खुद गवाही नहीं देंगे और मैं मुतमईन नहीं हूंगा कि इन्होंने इस्तीफा दिया है, उस वक्त तक मैं इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। जरा बता दो देना उसके बाद कौन है? वो कहते हैं वेल रिसर्च तरीके से हमने इनकी स्टेटमेंट्स उठाई हैं, इनके ट्विटर अकाउंट से देखा है, हर तरीके से मुतमईन हुआ है। वो तो पिछले 1 साल से थी स्पीकर साहब, आपकी तकरीरें उसके बाद की हैं। एनीवे ये तो देखें, ये बात बड़ी सादा सी है। हम तो कोर्ट के अंदर है, इस वक्त मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने फैसला करना है, स्पीकर ने नहीं फैसला करना। लेकिन स्पीकर साहब की पोजीशन क्या है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि आप मुआहदा करना चाहते हैं। He looked a bit hurt actually. वो कहते मैं तो नहीं करना चाहता, मुझे मेरे बारे में इन्होंने मुझे स्लैंडर किया कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, खुद जाके मुझे प्रोवोक किया कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में उनको असल जिस बात का दुख होगा कि उनको आगे चढ़ा दिया, उन्होंने जाके पोजीशन ले ली कि नहीं अब इस्तीफे वापस नहीं हो सकते, और इधर जाके उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। तो शायद अपनी टीम से उनको गिला है कि ये तुमने क्या किया है। एनीवे जैसे मैंने कहा कि स्पीकर की जो पोजीशन है वो इररिलेवेंट है इसके अंदर, मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने फैसला करना है। राइट, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आज 3 मई का दिन दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम के दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो आज़ादी इजहार पर कहाँ कदगन लग रही है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप मुकदमात देख रहे हैं, शदीद अंदोनाक वाक़यात हुए हैं, जिसमें सबसे जो बहुत ही तकलीफदेह वाक़या हमारे भाई, हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का था, जिसको 6 माह हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद उनके कातिल बेनकाब तो दूर की बात, कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। अरशद शरीफ को केन्या में कत्ल किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं मालूम हो सका कि केन्या पुलिस ने ये कार्रवाई किसके कहने पर की थी। आज इस्लामाबाद में भी इस हवाले से अरशद शरीफ की याद में सेमिनार हुआ। असद उमर साहब, यकीनन योर कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन जो अरशद शरीफ का मामला है अगर हम उस पर फोकस कर लें, FIR दैट फैमिली वांट्स शुड बी रजिस्टर्ड, ये मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है। सो अभी तो फिर शुरुआत ही नहीं हुई, आगे इसमें क्या तफ्तीश होनी है? देखिए कितना कहां हम पाकिस्तान को लेके आ गए। मालिक क्या कह रहे हैं? मालिक कोई स्पेशल फेवर नहीं मांग रहा अरशद शरीफ के लिए कि जी वो सहाफती उसका कॉलीग था तो उसके लिए कोई खास उसके लिए मुतालबा कर रहा है। ये पाकिस्तान का कानून है। आज FIR के अंदर अगर मैं आपके बारे में कोई शिकायत लगाना चाहता हूं तो ये मेरा ये कानूनी हक है कि मैं जाके बोल सकूं कि जी मेरे साथ फरिया इदरीस ने ये कानून की खिलाफ वर्जी की। ये कोई फेवर नहीं है ये जो उनके लिए। और 6 महीने गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा हुआ है, और वो एक सादा सी ये बात जो बुनियादी कानूनी हक हर पाकिस्तान के शहरी का है, वो इतना बड़ा पाकिस्तान का सहाफी, सारी एंकर मीडिया सपोर्ट कर रहा है। फिर वो एक और बदकिस्मती की बात है कि सारा मीडिया नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन बहुत बड़े लोग जो हैं, मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और एक सादा कानूनी हक नहीं दिलवाया जा रहा। हम पाकिस्तान को वहां पर ये लेकर आ गए जहां ना आइन है ना कानून है, सिर्फ ताकत है, जबर है, डंडा है, उसके ऊपर हम 22 करोड़ का मुल्क इस 21वीं सदी के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपको तबाही नजर आ रही है ना, जो इस वक्त मईशत भी आपको तबाह होती हुई नजर आ रही है, ये इस लाकानूनियत की वजह से, इस माहौल के लेट्स से आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, कौन कारोबार करेगा इस माहौल के अंदर? कैन यू कमिट कि हम कुछ करेंगे इस केस के हवाले से? विल द गवर्नमेंट बी एबल टू डू समथिंग अगर आपकी गवर्नमेंट होती है? अगर गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट जो है वो कानून को फॉलो नहीं करेगी
तो लाना तो ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर यार, ना रखें फिर, इससे बेहतर है ऐसी गवर्नमेंट रखने से बेहतर है। लेकिन हमने देखा मॉडल टाउन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई थी आपकी गवर्नमेंट में, या और दीगर वाकयात के बारे में कहा जाता है मजबूर हो जाता है इंसान गवर्नमेंट में आकर। दो मुख्तलिफ चीजों की बात करें। देखिए, एक ये चीज है कि आप उसके अंदर प्रोसिक्यूशन जितनी अच्छी होनी चाहिए, वो तो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केस थे, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस थे, जरदारी के खिलाफ जो केस थे, उस पर भी हमारी प्रोसिक्यूशन में वो प्रोग्रेस नहीं हुई जैसी इमरान खान चाहते थे और जैसी कौम की तवक्को थी। ये तो दुरुस्त बात है, ये आपने दुरुस्त बात की, लेकिन कहीं ये तो कोई भी नहीं कह सकता ना कि वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते थे कि कानून फॉलो ही ना हो। यहां पे एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की बात की जा रही है। यहां हम कह रहे हैं कि हम कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं और दिन दहाड़े कर रहे हैं, दीदा दलेरी से कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस वक्त ये FIR बन रही थी तो खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, सेम प्रॉब्लम उनका है कि उनकी FIR जो है वो नहीं काटी गई, जो उन्होंने कहा था वो FIR नहीं काटी गई। तो मैं लॉयर के साथ जो बैठा हुआ था उनसे पूछ रहे थे कि यार क्या लिख सकते हैं। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर मैं आज जाऊं और मैं अपने FIR वहां पे जाके जमा करवाऊं कि असद उमर ने मुझे कत्ल कर दिया है और मैं खुद जमा करवा रहा हूं FIR, कानून के मुताबिक उनको वो FIR भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद तफ्तीश के अंदर आप कह सकते हैं कि झूठा इल्जाम है। कानून के अंदर ये भी मौजूद है कि अगर आपने झूठा इल्जाम लगाया तो उसकी सजा भी मौजूद है। लेकिन आपको ये हक पहुंचता है कि जो आप समझते हैं जिसने आपके साथ गैर कानूनी कोई काम किया है उसका नाम जब्त करके आप FIR कटवाएं। सो असद साहब, यहाँ पे तो मामला ये है कि ये ही नहीं माना जा रहा कि उनको कोई थ्रेट थी, हालांकि खुद इन राइटिंग दिया। आई एम श्योर आपको भी आगाही होगी, सबको पता था कि थ्रेट है, डर है, इसी वजह से गए हैं। अभी तो यही इस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो फिर आगे कैसे चलेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी तो पहला स्टेप जिसमें कोई इबाम ही नहीं है कि कानून के अंदर कोई इबाम हो कि भाई वो ये कह सकते हैं, उनकी फैमिली ये कह सकती है, उनके वरसा ये कह सकते हैं, हमारे ख्याल में ये हुआ। अभी तो वो स्टेप नहीं पूरा किया जा रहा, तो आगे आप कौन सी तफ्तीश की बात करें? क्या तफ्तीश होगी? हो सकता है जो फैमिली कह रही हो गलत कह रही हो, ये मुमकिन हो सकता है ना कि फैमिली को जो है वो लगा, उनको लोगों ने बताया और सर्कमस्टेंसेस, तो ये तो आपको वो जैसे कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन यार आप वो प्रोसेस ही ना शुरू होने दें, आप FIR ही ना कटने दें, ये तो बिल्कुल ही आप मुल्क को एक जंगल बना रहे हैं। एक खबर कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया हुई, क्योंकि उसमें आपका जिक्र है, उसमें कहा गया कि असद उमर और हमाद अजहर ने 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकात की और उन्हें मईशत की बहाली का प्लान दिया। ये ठीक है खबर? मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं, मुझे हमाद का नहीं पता। मुझे ये भी खबर नहीं है कि हमाद ने जाके कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन डेफिनेटली मैं नहीं था। एक आम तासुर ये है कि अब अमेरिका, और हमने देखा अमेरिका की तरफ से कॉन्डमनेशन आई जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, कि एक जो लॉबिंग थी अगेंस्ट PTI एंड इमरान खान, वो शायद ठीक हो गई है अमेरिका में। ये बात ठीक है? जी, ये आई थिंक बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है पिछले 2-3 माह से कि जो एक प्रोपेगेंडा किया गया इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और हुकूमत होते हुए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, और वो भी आपको पता चला कि किस तरीके से बाहर की जर्नलिस्टिक सोर्सेज ने रिवील किया कि किस तरीके से वो लोग जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ समझे जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो हकीकत खुल के अब सामने आ गई है। इमरान खान अच्छे हैं, बुरे हैं, एक अच्छाई उनमें ज़रूर है, जो वो कमरे के बाहर कहते हैं ना वही कमरे के अंदर कहते हैं। तो अमेरिका के साथ उनकी जो रिलेशनशिप थी उसके अंदर अभी जो कांग्रेसमैन है जिन्होंने तकरीर की थी, ब्रैड शर्मन शायद, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मुश्किल थे डील करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेते थे, लेकिन जो वो बात करता था वो उस बात को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल नजर आता है कि अमेरिका के अंदर एक रीथिंक हुआ है पॉलिसी सर्कल्स के अंदर, और कई ऐसे उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं जो इसके ऊपर खुल के बात भी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि लीक्स आई अगेन फ्रॉम वाशिंगटन, जिसमें हमारी हिना रबानी खान साहिबा और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की भी ऑडियो लीक थी। जो एक तो ये तो सवाल है कि ऑडियो लीक्स कहाँ कहाँ जाती हैं, और अब नजर आ रहा है कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो कंटेंट था कि वी शुड नाउ बी चाइना सेंट्रिक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, हमारी पोजीशन जो है बड़ी वाज़ेह है। हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं दूसरे मुल्कों की आपस की
कश्मकश और जंगों के अंदर शामिल हो गए। हम कोल्ड वॉर के अंदर हमने साइड ली, हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की उसकी, हमारे अंदरूनी ज्यादा उसके अंदर गलतियां थी जिसकी वजह से हुआ, लेकिन रूस ने भारत को सपोर्ट करके जिस तरीके से काम किया, बहुत ही उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और 2 टुकड़े जो पाकिस्तान हुआ उसके अंदर उसका एक बहुत बड़ा किरदार था। इसी तरीके से हम जब अफगानिस्तान की जंग के अंदर हम हिस्सादार बन गए तो हमने एक बहुत बड़ी तबाही देखी अपने मुल्क के अंदर उसकी वजह से। तो हमें किसी सूरत में भी कभी दूसरों की जंगों के अंदर या दूसरों की जो आलमी कश्मकश है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीन हमारा बहुत खास दोस्त है, हर मुश्किल वक्त पे मदद की है और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है और पाकिस्तान को भी एज अ स्पेशल रिलेशनशिप उनको ट्रीट करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि चीन ने हमें कभी भी ये नहीं कहा कि तुम अमेरिका के खिलाफ हो जाए, बल्कि मैं आपको बता सकता हूं, इस फाइनेंस मिनिस्टर जब वो बैठते थे या जब बाद में प्लानिंग मिनिस्टर, वो हमेशा इंकरेज करते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी अब ताल्लुकात अच्छे रखें। उन्होंने मुझे प्लानिंग के अंदर कहा जी सीपेक के अंदर जो है उसमें बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज अगर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, थर्ड कंट्रीज आना चाहती हैं, आप उसको वेलकम करें। इसी तरीके से जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर था तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपको आईएमएफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए, हम आपको आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अच्छे रिलेशनशिप रखने चाहिए। तो चीन ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि किसी के खिलाफ साइड लो। और अमेरिका ने, अमेरिकन क्या कहते थे? देखिए अमेरिकन जो है, अमेरिकन ने तारीख में तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लाइन खींची है ना। उन्होंने तो वो अल्फाज बाद में आए, जॉर्ज बुश के थे, यूर ईदर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुई और वो मकार्थी एरा और उस वक्त जो एंटी रेड यानी एंटी कम्युनिस्ट जो उनकी कैंपेन शुरू हुई, तो उसमें तो वो कोई न्यूट्रल तो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे ना, आप या हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है। तो अमेरिका की पॉलिसी बहुत अरसे तक इसी तरीके से चली। अभी की, सॉरी मैं जस्ट कंप्लीट कर दूं, अभी की जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका ने हमें कोई ये नहीं कहा कि तुम चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप खत्म कर दो, सीपेक को वाइंड अप कर दो। हाँ, सवाल बहुत पूछते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन ऐसी कोई उन्होंने हमें, अमेरिका ने भी नहीं फोर्स किया हुआ कि हमारी कोई चाइना के साथ जो है वो अच्छी रिलेशनशिप ना हो। सर लेकिन आसमा साहब जो एक अभी हमने देखा कुछ ट्वीट्स आई हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ये बात कह रहे हैं और उनमें से कुछ को समझा जाता है कि वो मुक़्तदर हलकों के करीब भी हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं कि सी पैक को स्लो किया आप लोगों ने, सी पैक पे पेशरफ्त कम हुई, आपसे ज्यादा तो किसी को सवाल से पता नहीं होगा। क्या ऐसा हुआ या ये इल्जाम क्यों लग रहा है? ऐसा करें कि ये जो उनके जर्नलिस्ट समझे जाते हैं उनके साथ तो खैर मैं टाइम नहीं अपना बर्बाद करूंगा, लेकिन अगर आपके ख्याल में मुक़्तदर हल्के ये राय रखते हैं तो मुक़्तदर हल्कों से बोलें कि मेरे साथ जरा बैठ जाएं और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप उनको समझाऊंगा कि किस तरीके से सीपेक में, उसके बावजूद कि आपको पता है तकरीबन 2 साल के लिए चाइना बंद था कोविड की वजह से, उसके बावजूद जो प्रोग्रेस हमारे वक्त में हुई सीपेक की वो उससे कहीं ज्यादा थी जो मुस्लिम लीग नून के वक्त में हुई या हमारे जाने के बाद जो प्रोग्रेस रुक गई है पिछले 1 साल से। सो इस वक्त प्रोग्रेस रुकी हुई है सीपेक पर? जी बिल्कुल रुकी हुई है, और वो सिर्फ सीपेक नहीं है, मेरे ख्याल में ये कोई टारगेटेड एक्शन नहीं है सीपेक के खिलाफ, क्योंकि पूरी फैसला साजी मुंजमद हो गई है। अगर पूरी हुकूमत की इस वक्त फोकस ये है कि किस तरीके से इमरान खान और तहरीके इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स के ऊपर मुकदमे बनाए जाएं, किस तरीके से उनको काबू किया जाए, किस तरीके से उन पर जबर और तशद्दुद किया जाए, किस तरीके से आइन तोड़ा जाए, किस तरीके से जजेस के ऊपर दबाव डाला जाए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर टकराव की कैफियत पैदा की जाए, तो आपने क्या खाक गवर्नेंस करनी है। तो जिस तरीके से बाकी किसी एरिया के अंदर फैसले नहीं हो रहे, उसी तरीके से यहाँ पे भी फैसला साजी रुकी हुई है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा तरक्याती बजट जो है उसके परखच्चे उड़ा के रख दिए, उसमें तो बचा ही कुछ नहीं है अभी इस साल में स्पेंड करने के लिए। मेरे ख्याल में हमारे जो 2 साल पहले का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी उससे शायद आधी होगी इस दफा। तो इन हालात के अंदर जैसे बाकी सारी मईशत ने सफर किया तो सीपेक भी सफर कर रहा है। शायद खाकान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में थे ऑन मंडे, उन्होंने कहा डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है और रहेगा पाकिस्तान को। डू यू एग्री? 100% दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिफॉल्ट का खतरा खत्म नहीं हुआ है, डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। इस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी ज्यादातर जो प्रोजेक्शंस कर रही हैं पाकिस्तान की, वो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि अगले साल पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। लेकिन इसमें 2 चीजें जो अभी भी सूरत हाल है, ये तो मुस्तकबिल की बात है ना, अभी की जो हकीकत है वो ये है कि आपने बैरूनी कर्जों की अदायगी पे तो नहीं डिफॉल्ट किया है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बैरूनी
अदायगियां होती हैं, सब पे आप डिफॉल्ट करके बैठे हुए। शिपिंग लाइंस की पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट है, एयरलाइंस के ऊपर डिफॉल्ट है, बैंकिंग लाइन के ऊपर डिफॉल्ट है, आईटी कंपनी की पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट है, यहाँ पे जो काम करती हैं बनी कंपनीज उनकी रॉयल्टी पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट है, डिविडेंड पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट तो हम रोजाना की बुनियाद पे करते चले जा रहे हैं, बस बैरूनी कर्जों पे डिफॉल्ट नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि जितना भी बचाया भी है, और जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, अदम एतमाद, तो 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के जखायर थे, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के, वो 4 अरब डॉलर पे 1/4 रह गए। और ये भी ऐसे रह गए कि आपने मईशत को बिल्कुल मुंजमद करके रख दिया है। आज पेट्रोलियम सेल्स की डेटा आया है और डीजल की सेल जो है वो 25% कम है पिछले साल से, 25% कम। इसका मतलब कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो चल रही हैं वो कम चल रही हैं, ट्यूबवेल कम इस्तेमाल हो रहा है, बसें कम चल रही हैं, पूरी मईशत का पहिया जो है ना वो रुका हुआ है इस वक्त। उसके बाद ये सूरत हाल है कि आपके रिजर्व $4 बिलियन पे आ गए। तो डिफॉल्ट तो होना बाद की बात है, डिफॉल्ट की तबाही जो है वो तो पहले आ चुकी है मईशत के अंदर। असद अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अहम बातें खासतौर पर इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से असद अहमद साहब ने की। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत की नाकामी ने मुल्क को मजीद मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान की जानिब से हफ्ते की रोज एहतजाज की कॉल दे दी गई है, जिसके बाद अब सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। हुकूमत बातचीत में नाकामी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तासुर यह मिल रहा है कि हुकूमत ने बातचीत की आड़ में वक्त गुजारी की है ताकि 14 मई को इलेक्शन ना करवाने का जवाब मिल सके। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा यह गया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के फैसले पर नजरसानी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है मगर कानून को दोबारा लिख नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन को ताहाल सिक्योरिटी और फंड्स फराहम नहीं किए गए। पंजाब और केपी में इलेक्शन से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन वक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक 4 अप्रैल को सुनाए गए फैसले पर नजरसानी करे। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला मुअत्तल करे। फैसला मुअत्तल ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कल हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही तासुर था कि मुल्क में एक साथ इलेक्शंस के लिए तैयार है, लेकिन डेट के ऊपर मामला फंसा हुआ है। यही बात हुकूमती हलकों ने की। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कमर जमान कायरा साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, पीडीएम के पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर भी हैं। थैंक यू कायरा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम क्या समझें कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं या ख़त्म हो चुके हैं? एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक हो गया लेकिन तारीख तय नहीं हुई, तो ये कामयाबी है या नाकामी है? मुज़ाकरात की हद तक तो इशू ये था कि पीपल्स पार्टी तो ये बहुत पहले से समझती थी और हमने अपने तय, हमारी क़यादत ने असेंबली के फ्लोर पे भी और अदरवाइज भी हमने ये फैसला किया, हमने मशावरत करके कि डेमोक्रेसी में डायलॉग एक ज़रूरी फैक्टर है, सो डायलॉग का अमल जारी रहना चाहिए। हमने उसके लिए रास्ता खोला और अपनी जमात के बाद हमने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की, उनको इस बात पर कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे पर उनको भी हमने किसी हद तक सॉफ्ट किया कि मुज़ाकरात के लिए हमें रास्ता दे दे। और उसके बाद अदालत में भी लोग गए, अदालत ने भी कहा कि मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात अल्टीमेटली शुरू हो गए। 3 उसके सेशंस हुए हैं मुज़ाकरात के, और उस सेशंस के अंदर जो मेरी इतलात है, मेरे पास मुसद्दका इतला नहीं है क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी बात यह है कि जब एजेंडे में डिस्कशन हुई तो बहुत हद तक चीजें नैरो डाउन हो गई थी। इस बहुत सारी चीजों के ऊपर तकरीबन एग्रीमेंट हो गए थे और एक चीज थी कि इलेक्शन एक दिन करा लिया जाए, इस पे भी इत्तेफाक हो गया था, और इलेक्शन कब कराया जाए इस पे कोई इख्तलाफ लंबा चौड़ा नहीं था। तो ये था कि कब असेंबली खत्म कर दी जाए, हुकूमत केयरटेकर कब आ जाएगी,
ये नुक्ता नजर इसके ऊपर एक डिबेट चल रही थी। और ये भी चलते चलते ये था कि बजट ये गवर्नमेंट दे, पहले ये था कि अर्ली बजट हो, फिर बजट जून में दे, फिर ये था कि जुलाई में बजट दे के, तो ये आप जून में बजट दे और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। और इलेक्शन नेचुरली फिर अगर पहले असेंबली डिसॉल्व होती तो 90 डेज में इलेक्शन होता, तो अक्टूबर में, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में जाके इलेक्शन हो जाता। इस पे मोर और लेस इत्तेफाक था। शायद हमारी तरफ से ये था कि फर्स्ट वीक की बजाय आप लास्ट वीक में ले चले, सितंबर के लास्ट वीक में कुछ ऐसे काम हैं जो मुकम्मल कर लिए जाएं। तो इस पे एक डिबेट थी और इसी पे मजीद मुशावरत के लिए वक्त रखा गया। अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने उससे पहले ही इसको सैबोटाज कर दिया था। उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर 14 मई वाले डेट पे इंतखाबात नहीं तो कोई डायलॉग नहीं। लिहाजा ये तो वही शर्त थी, उन्होंने डायलॉग को तोड़ने का पहले ऐलान कर दिया था। अब हमारे दोस्त मजबूर हैं, खान साहब तो जो कहते हैं उसके मुताबिक उनकी जमात को चलना होता है। उनके दोस्त, उनके साथी जो आके मज़ाकराती अमल में बैठते हैं वो तो बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं जब वो खान साहब के पास जाते हैं। ऐसी सूरत हाल ये हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं नहीं समझता कि मैं कहूँ कि ये मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, मेरे पास इसकी कोई इतला नहीं है, लेकिन मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करे मुज़ाकराती अमल दोबारा आगाज हो और ये जो बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रह गया है इसको ब्रिज करके हम किसी इत्तेफाक राय पे आ जाएं और कौम को हम सहूलत की तरफ लेके चले, कोई ठहराव की तरफ लेके चले। कारा साहब, मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन JUIF उसमें शामिल नहीं थी। आपने खुद बताया मौलाना साहब के हवाले से नून लीग के जो मेजर रहनुमा हैं उनकी तरफ से क्लियरली बताया गया कि वो इन मुज़ाकरात के बारे में खुश नहीं है, ये होने ही नहीं चाहिए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी ने कोशिश करा के इनको मुज़ाकरात के लिए लाई थी, खासतौर पर PMLN को? हमने बिल्कुल हमने तो सब इत्तेहादी जमातों से जाके बात की ना। इत्तेहाद के अंदर मौजूद तमाम जमातों से हम पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन गया जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, मैं था, 3 मेंबर्स का हमारा कमेटी थी। हमने सारी जमातों को इस पे कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं थे, वो इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें ये अलाउ कर दिया कि आप लोग मुज़ाकरात करें, मैं इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह और उसमें वजन है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वजन है, लेकिन इसके बावजूद हम तो मुज़ाकरात के अमल में जा रहे थे, फिर अदालत का अमल भी आ गया। तो जो गुफ्तगू है ना मुस्लिम लीग की तरफ से या PTI की तरफ से, जो हार्ड पोजीशंस है, वो तो ये होता है ना कि जब आप डायलॉग में गए होते हैं तो जो आपकी स्टेटेड पोजीशंस होती हैं आप उन्हीं पे खड़े रहते हैं। बाहर आपकी पब्लिक के सामने आपकी पोजीशनिंग वही रहती है। डायलॉग के अंदर जब बातें होती हैं वो एजेंडे पे होती है और उस एजेंडे के ऊपर आप एक मिडल वे निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई फाइनल आउटकम नहीं आ जाता उस वक्त तक आप अपने अपने नुक्ता नजर के साथ खड़े रहते हैं। यही तरीका होता है दुनिया में, यही तरीका यहां भी था। ठीक है, सो अपने अपने नुक्ता नजर पे सब खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकला इस हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है डेट 14 मई की, तो हम ये समझें कि जब तक अगर कोई नतीजा नहीं है तो फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे पंजाब में। 14 मई को तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। देखें ना, प्रैक्टिकली भी इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम है, तैयारियों का मसला है। मेरा नहीं ख्याल के, और अदालत को भी इस बात का इदराक है, लेकिन इलेक्शन के अंदर अदालत की जो दी गई तारीख है उस पर दोबारा मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया है, रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिविजिट करे, क्योंकि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है और मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है। मैंने सुना है कि तहरीक इंसाफ ने कोई दरख्वास्त फाइल की है कि हम तो बड़े संजीदगी से गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संजीदगी दोनों तरफ थी, दोनों तरफ काफी हद तक एग्रीमेंट था, लेकिन खान साहब ने हस्बे साबिक वही काम किया स्पॉइलर का। वो मुज़ाकराती अमल से बाहर बैठ के भी उन्होंने यही काम कर लिया था कि उन्होंने उस दिन बाकायदा ऐलान कर दिया, जिस दिन आखिरी मुज़ाकराती राउंड था, कि अगर 14 अप्रैल वाली डेट के ऊपर बात नहीं तो फिर कोई मकसद नहीं है, फिर छोड़ के वापस आ जाए। तो यही सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे और हम मामला का हल निकाल।
तो कायर साहब, ये बात कही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अगर हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन एक दिन हो तो इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में 90 दिन की कदगन है। निगरान हुकूमत को भी जवाब पेश करना होगा और वापस पार्लियामान में आना पड़ेगा पीटीआई को। ये कैसे होगा? किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। 90 दिन ऑलरेडी गुजर चुके। 14 मई वाला जो इलेक्शन की डेट थी उसमें भी 90 डेज से बियॉन्ड, वो भी कोई 105-110 दिन के दरमियान की डेट थी, लिहाजा वो तो गुजर गई। दूसरी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान में इसी कानून, इसी आइन के तहत 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जो थी, उनकी शहादत पे जब ये मरहला आया था तो उस वक्त भी उनकी शहादत हुई तो इलेक्शन कोई 5.5 महीने बाद हुआ था। उससे पहले भी एक 5-5.5 माह बाद इलेक्शन हुआ था, डिलेड इलेक्शन हुए। ज़ियाउल हक का त्यारा गिरा था, उस वक्त भी डिलेड इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन डिलेड हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन आइन के अंदर ही मौजूद है, इसमें किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। रही बात के केयर टेकर गवर्नमेंट को किसी तरमीम की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के दरमियानी मुद्दत के लिए होती है। उसकी आइन और कानून के अंदर कोई मुद्दत डिक्लेयर्ड नहीं है। उसको जो 90 दिन का कहा जाता है वो 90 दिन वही हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए उसके लिए असेंबली के इंतखाब के लिए है, उसको कहा जाता है, उसको गिना जाता है 90 दिन। लेकिन ये याद रखिए, असेंबली तोड़ने की सूरत में असेंबली का इंतखाब तो 90 दिन में होगा, लेकिन दोनों सूरतों में 2 महीने यानी 60 दिन में इंतखाब हो तो भी केयर टेकर गवर्नमेंट 14-15 दिन आगे चलेगी, और 90 दिन में इंतखाब हो तो भी 14-15 दिन आगे चलेगी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त खत्म होगी जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी। और इंतखाब होने के बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद उसका जो होते हैं जो इंतखाब होता है नोटिफिकेशन, फिर ओथ, फिर नया इंतखाब, और हुकूमत बन के वो नई हुकूमत को टेक ओवर कराते हैं, उनको उनके हवाले करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी ये जो 90 और 60 दिन की कदगन है असेंबलियों के ऊपर, उससे बियॉन्ड तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने वैसे ही जाना होता है, तो उनके लिए कोई कदगन नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट मीन्स ए गवर्नमेंट which will take care of the system from one government to the other government। वो क्योंकि 90 दिन से जायद का टाइम नॉर्मल तरीकाकार के अंदर नहीं है, इसलिए तस्वर किया जाता है कैसा है, ऐसा है नहीं। हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक अदलिया मुखालिफ तकरीर कर रहे हैं। कल उन्होंने ऑलमोस्ट जंग का ऐलान कर दिया, दूसरे लोगों की तरफ से भी हम ये देख रहे हैं, अदलिया से हिसाब लेने का ऐलान किया, वजीर आजम का दिफा करने की भी बात की। सो पीपल्स पार्टी साथ है इस जंग में? हेड ऑन लेना कोई ऑप्शन तो नहीं है जी, कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, हेड ऑन होना भी नहीं है, होना चाहिए भी नहीं है। कमर ज़बान कायर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से अगरचे ये तासुर है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई बातचीत कहीं ना कहीं पर ज़रूर हुई है, और आगे क्या होता है ये अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।